मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। कल रात मैंने सोशल मीडिया पर फ़ेसबुक पर एयाज़ लतीफ़ पलीजो का एक वीडियो मैसेज देखा, जिसमें वो हाल ही में एमक्यूएम के एक लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयानात का जवाब दे रहे थे और महाजिरों से मुखातिब थे और बहुत ही शुगर कोटेड और प्यारी और बड़ी मीठी-मीठी सी बातें महाजिरों के लिए कर रहे थे और कह रहे थे कि वो हमारे भाई हैं और उर्दू की भी तारीफ़ कर रहे थे और उर्दू कह रहे थे कि हमारी भी ज़बान है और तो मैंने सोचा कि ये मुनाफ़िक़त जो है वो मैं उस पे बात करूँ और ख़ास तौर पे सिंध की नौजवान नस्ल और बिलख़ुसूस महाजिर नौजवान नस्ल को बताऊँ कि ये ये एयाज़ लतीफ़ पलीजो कौन है और ये क्यों एक चेंज आ गई, बड़ी मीठे तरीके से महाजरों से मुखातिब हैं और साथ में एमक्यूएम को भी लताड़ रहे हैं। ख़ैर, एमक्यूएम की अपनी पॉलिसी है, उनके लीडरों के अपने बयानात हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि उनकी बहुत सी जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है और जो माज़ी में उनकी कारकर्दगी रही है, उससे मैं इख्तिलाफ़ भी करता रहा हूँ और उसको मैंने इज़हार भी किया है महाजरों के इंटरेस्ट में। और मैंने हाल ही में एक कॉलम भी लिखा, उस पर भी मैंने कहा कि अब कुछ महाजिर लीडर जो हैं सेकंड और पहली और सेकंड पीयर्स के जिन पर केसेस थे और वो जब वो मुश्किल में थे तो पाकिस्तान से भाग गए अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड में और अब वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और असल में तो उसके पीछे उनके अपने केसेस हैं माफ़ करवाना है और एस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएट करके दोबारा आकर वो उन्होंने सियासत खेलनी है। तो महाजिरों को मैंने कहा था कि इस सिलसिले में होशियार रहें, आप पर मुख्तलिफ़ तरह से दाँव-पेच खेले जाएँगे और आपको इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें मुख्तलिफ़ पार्टियाँ भी हो सकती हैं, सिंध के कॉम-परस्त भी हो सकते हैं, खुद महाजिरों के अंदर कुछ हमारे यहाँ काली भेड़ें हैं, जो लीडरों के नाम पर सामने आई हुई हैं, वो भी हो सकते हैं और मुल्क दुश्मन अनासर भी हो सकते हैं और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के भी कुछ लोग हो सकते हैं और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एक मास हमेशा से कायम रखा जाए और महाजरों को उसमें कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। तो मैंने ऑलरेडी ये कही है और मैंने ये भी कहा है कि महाजिर कम्युनिटी को, महाजिर नौजवान नस्ल को जो है वो अपनी तालीम पर, अपने रोज़गार पर, अपने बिज़नेसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान का झंडा लेके साथ में खड़े रहना चाहिए। और अगर कोई अ, महाजिर लीडर आता है जो आपको लगता है कि इसका माज़ी ठीक है और ये सही बात कर रहा है क्योंकि एक मज़बूत आवाज़ चाहिए महाजिरों को हमेशा से जिसकी ज़रूरत रही है और जिसको इस्तेमाल भी किया है महाजिरों के लीडरों ने और अपना फ़ायदा उठा के आज मुख्तलिफ़ मुल्कों में शहरियत लेके बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो में मैं एयाज़ लतीफ़ पलीजू साहब को कुछ जवाब देना चाहता हूँ। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने और मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की ना पार्टी में हूँ, ना एमक्यूएम में हूँ, लेकिन मैं उस बात का जवाब देता हूँ, जो उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी के जवाब में सारे महाजरों से बात की है। तो मैं भी फिर मैं एयाज़ लतीफ़ पलीजो और सारे सिंधी स्पीकिंग से बात करता हूँ और बताता हूँ कि ये क्यों इस तरह से इनकी जो ये ज़बान है उसमें ये तब्दीली क्यों आई है। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये कैसे कहा एमक्यूएम के लीडर ने कि ये कराची जो है वो तुम्हारे बाप का है और किस तरह से तुम लाड़काना से एक एडमिनिस्ट्रेटर कराची में लाके बिठाओगे, ये शहर तुम्हारे बाप का है। तो उन्होंने इस तरह की ज़बान क्यों इस्तेमाल की और ये जाहिल लोग हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है और फिर उन्होंने एक सियासत ये खेली मुनाफ़िकों वाली कि उन्होंने महाजिरों में भी डिवाइड करने की कोशिश की कि जी महाजिर तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये सारे महाजिर ख़राब नहीं हैं, लेकिन ये कुछ तबका है जो जाहिल है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है और जो आपस में जिन्होंने महाजिरों को ज़लील करवाया है और खुद भाग गए हैं, वो बातें जो हम खुद महाजिरों के लिए, लीडरों के लिए करते हैं, वही इन्होंने बातें की, उन्हीं को उन्होंने एक आला-ए-कार बनाया और फिर महाजिरों पर बड़े एक प्यार और मोहब्बत के अंदाज़ में लंतरानी भी की। तो मैं अब एयाज़ लतीफ़ साहब से कुछ सवालात भी करना चाहूँगा
और मैं इनके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। ज़रा गौर से ये पूरी मैसेज को मेरे सुनिएगा और उसको आगे शेयर भी कीजिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर एमक्यूएम के लीडरों की ज़बान आपको अच्छी नहीं लगी, आपको ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगा कि ये आपके बाप का है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपको अपने जो हकीकी बाप हैं, उनके बयानात को भी देखना चाहिए था। रसूल बख्श पलेजो साहब के आप बेटे हैं और रसूल बख्श पलेजो को जो पुराने पाकिस्तानी हैं, जो 60s और 70s की इवन 80s की सियासत जानते हैं, वो रसूल बख्श पलेजो के किरदार को जानते हैं। क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे वो, तो मैं उन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक बड़े कद्दावर सियासी लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट थे, लिबरल थे, प्रोग्रेसिव थे और ज़्यादा उनका जो झुकाव था वो रशिया की तरफ था। लिबरलिज़्म को पसंद करते थे, नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ थे। कभी उनके मुँह से पाकिस्तान ज़िंदाबाद नहीं सुना। और ये रसूल बख्श पलेजो ही नहीं, आपने किसी भी सिंधी कौम परस्त लीडर जीएम सैयद हो या इनके कोई दानिशवर हों, क्या कभी आपने कभी इनके मुँह से सुना पाकिस्तान ज़िंदाबाद? नहीं सुना। तो उसकी वजह क्या है कि ये मुनाफ़िक लोग हैं, असल में तो इनके अंदर एक एहसास कमतरी है, एहसास महरूमी है, जो जिनके अंदर खुद ही जन्म इन्होंने इसने एहसास महरूमी ने लिया है, किसी ने इनको दी नहीं है। क्योंकि ये ज़हनी तौर पे जो है वो मफलूज हैं और वो दबाव में रहते हैं, लेकिन उसकी समझ हमें नहीं आती। अ, फिर उन्होंने ये कहा कि महाजिर तो बड़े अच्छी ज़बान बोलते हैं, उर्दू उनकी ज़बान नहीं है, हमारी भी ज़बान है। और फिर उन्होंने पंजाबियों को भी कहा कि जी देखिए जी, अहमद फराज जो है वो कौन थे? वो तो जी पंजाबी थे, वो दूसरे एक शायर का नाम लिया, फैज़ कौन थे? वो पठान थे। तो उर्दू की तो इन्होंने खिदमत की है, तो पंजाबियों को भी उन्होंने बड़ी एक तरह से प्यार-मोहब्बत की बातें की। इनके वालिद रसूल बख्श पलीजो जो है वो पाकिस्तान को पाकिस्तान से मुखातिब नहीं करते थे, वो कहते थे पंजाबिस्तान। पंजाबियों के सारी ज़िंदगी खिलाफ रहे और महाजरों के। उन्होंने हमेशा कहा कि ये मगरबी पाकिस्तान जो है अब बांग्लादेश के बाद बनने के बाद, मशरक़ी पाकिस्तान अलग होने के बाद, ये बेसिकली पंजाबिस्तान है, पंजाबियों का कब्ज़ा है, फ़ौज के खिलाफ रहे सारी ज़िंदगी। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना आए, तो आप जाकर गूगल कीजिए रसूल बख्श पलीजो के इंटरव्यूज़, आपको ये नज़र आ जाएगा कि वो कितनी नफ़रत करते थे पंजाबियों से और महाजरों से और फ़ौजियों से, और कितने ख़िलाफ़ थे वो। कभी आपने उनकी कायद-ए-आज़म की तारीफ़ करते हुए नहीं सुना। तो बेसिकली नज़रियाती तौर पे ये और ख़ानदानी तौर पे और नस्ली तौर पे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान को पसंद नहीं करते और अपने आप को सिंधी कहते हैं, जबकि मैंने एक वीडियो भी की थी और मैंने बताया था कि ये सिंध के जितने वडेरे हैं, ये बेसिकली कौन है, ये कहाँ से आए हैं ये। तो ये पलीजो ख़ानदान भी ये तालपुर डायनेस्टी में आया सिंध में। और इनमें जो घर में ज़्यादातर जो ये लोग हैं वो सिंधी नहीं बोलते, ये सराइकी बोलते हैं। और ये ठट्टा, सजावल और मीरपुर ख़ास और टंडो आदम, इस तरह के जो बेल्ट है इस पर ये रहते हैं। घर में ज़्यादातर इनके बेशतर इनकी फ़ैमिलीज़ जो हैं वो घर में सराइकी बोलते हैं, जिस तरह से ज़रदारी की फ़ैमिली है, और बाहर आके कहते हैं कि जी हम सिंधी और सिंधी ज़बान है। फिर अब मैं कुछ सवालात करता हूँ जो इन्होंने जिसका ज़िक्र किया है अपनी वीडियो में कि जी महाजिर जो हैं वो कोई 10% हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी तो सब जाहिल हैं। और फिर उन्होंने कुछ मिसालें दी कि जी ये सिंध मदरसतुल इस्लाम किसने बनाया और ये कायद-ए-आज़म कौन थे और ये कौन, और वही कई सिंधी दानिशवरों के और लीडरान के नाम लिए कि जी ये सब सिंधी थे। इन्होंने सिंध की और कराची को तरक्की दी। और कराची अगर तुम कहते हो हम तुम्हारे बाप का है, तो हाँ हमारे बाप का। इस तरह की कुछ बातें की जो बहुत ठीक नहीं थी। लेकिन बड़ी उन्होंने ये कहा कि जी दूसरी तरफ कि जी महाजिर तो बड़ी अच्छी कौम है, पढ़ी लिखी है। और कुछ महाजिर जो पढ़े लिखे थे उनको तो क्लेम भी नहीं मिले, बल्कि एक जाहिल तबका जो था ऐबरे किलास, उन्होंने कब्जा कर लिया सिंधियों की प्रॉपर्टीज़ को। तो एक दोगली किस्म की सियासी इन्होंने एक वार किया है। और क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं एयाज़ लतीफ़ पलेजो साहब से पहले तो कुछ सवाल कर लूँ। एयाज़ लतीफ़ पलेजो साहब, आप आपके वालिद के बरक्स आप पाकिस्तान की बात करते हैं और आपने एक पार्टी भी बना रखी है, कौमी अवामी तहरीक। आज तक मैंने कभी आपको कौमी अवामी तहरीक के प्लेटफ़ॉर्म से
या आपके ज़ाती बयानात से मैंने कभी ये नहीं देखा कि आपने कभी, क्योंकि आप कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले भी हमारे भाई हैं और वो भी सिंध के बाशिंदे हैं। तो फिर ये आप सौतेलापन कैसा है? क्या आपने कभी कोटा सिस्टम के खिलाफ बात की? अगर उर्दू बोलने वाले आपके भाई हैं, तो कोटा सिस्टम जब 1974 में 73 में नाफ़िज़ हुआ, उसके बाद से आज तक कभी आपने कोटा सिस्टम के खिलाफ बात की? नहीं की। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप खुद कोटा सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं। आपको भी कोटा सिस्टम की बुनियाद पर मेहरान इंजीनियरिंग कॉलेज में और या मेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, क्योंकि आपका डोमिसाइल जो है वो ठटा का या इस तरफ के इलाके का था, और हमारे जैसे महाजिर जो जिनका डोमिसाइल हैदराबाद का था और बहुत अच्छे मार्क्स लेके हम पास हुए थे, हमें एडमिशन नहीं दी मिला, क्योंकि हमारा डोमिसाइल हैदराबाद का था। तो आप मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा, कोई रेफ़र करें, कोई वीडियो दिखाएँ कि कभी आपने ये बात की हो कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि सिंधी और महाजिर तो सारे भाई हैं आपस में, तो फिर भाइयों में इख्तिलाफ़ कैसा? एक चीज़। क्या कभी आपके या जीएम सैयद ने या रसूल बख्श तालपुर ने या आप लोगों ने कभी पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए? क्या आप लोगों ने कभी नज़रिया पाकिस्तान के हिमायत में कोई बयान दिया? बताएँ ज़रूर। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि अब आपने ये मीठी-मीठी बातें और क्यों की है? क्योंकि आपने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। एक तो ये कि आपने चाहा कि महाजिरों को आपस में डिवाइड कराया जाए और महाजिरों को के जो लीडर हैं, उनको महाजिरों से गालियाँ पड़वाई जाएँ, खुद बड़े अच्छे बातें करके और ये शो करके कि जी महाजिरों तो हम उनको तो पसंद करते हैं। फिर आपने यहाँ पर गलत बयानी ये की साथ-साथ आपने, क्योंकि आप तंज़िया बातें भी करते रहे हैं और आप तीर भी चलाते रहे हैं और बड़े स्वीट अंदाज़ में आपने बड़े मुस्कुराहट से आपने ये बयान दिए दोगले, क्योंकि आपने कहा कि जी अब ये महाजिरों का कैसे है ये कराची, क्योंकि 30% वहाँ महाजिर रहते हैं, 30% सिंधी रहते हैं, 30% पंजाबी रहते हैं, पठान रहते हैं, बाकी 10% कुछ और है। तो अगर 30% आपके कहने को ही मान लिया जाए कि कराची में 30% रहते हैं, तो 25 कौमी असेंबली की सीटें थीं, तो अगर 30% सिर्फ रहते थे, तो कि 25 की 25 सीटें एमक्यूएम के दौर में इलेक्शनों में वो कैसे जीत लेते थे? क्योंकि सिंधी तो एमक्यूएम को वोट देने से रहा, या कि कोई और ज़बान का जो तबका है वो तो उस एमक्यूएम को वोट देने से रहा। इसका मतलब है कि कराची के जो महाजिर हैं, जो एमक्यूएम के फॉलोवर थे, अल्ताफ हुसैन के फॉलोवर थे, वही वोट देते थे ना। तो फिर ये सारी सीटें वो कैसे ले आते थे? फिर सारी सीटें हैदराबाद, कराची और सक्खर की सूबाई असेंबली की एमक्यूएम कैसे जीत जाती थी, अगर वो 30% हैं और बकौल आपके अगर मान लिया जाए कि हैदराबाद में भी 30% हैं। तो एक तो आपका आपका क्योंकि नियत और दिल सच्चा नहीं है, तो आप कभी भी आपकी बातें जो है ना झूठ ही रहता है, वो खुल के सामने आ जाता है। तो एक तो बात यहाँ पर ये गलत साबित हो जाती है जो आपने 30% का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल कराची मल्टीकल्चरल सिटी है और कराची में पंजाबी भी हैं, कराची में पठान भी है, महाजिर भी हैं और किसी को कोई किसी से प्रॉब्लम भी नहीं है। आपने हमेशा और आपके वालिद ने भी अवामी तहरीक के वो बानी भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने हमेशा पंजाब को और फ़ौज को गालियाँ दी हैं और आपने भी कभी पंजाब की फ़ौज की, पंजाब की तारीफ़ नहीं की। हालाँकि मैं ये बात कई दफ़ा कर चुका हूँ कि भई जो कौम, जो तबका सबसे ज़्यादा अपना हिस्सा डालता है, उसके राइट भी सबसे ज़्यादा होने चाहिए और पंजाब एक बड़ा सूबा है, ये हकीकत है। 60-65% आबादी पंजाब की है। पंजाब के हर तीसरे दूसरे घर का आदमी एक जवान जो है वो फ़ौज में बॉर्डर पे वो कुर्बानी देते हैं। ये एक हकीकत है और ये सारे तबकों को पाकिस्तान के मानना चाहिए कि बॉर्डर पे अगर कोई खून देने वाला है, तो सबसे ज़्यादा पंजाबी हैं, फिर पठान हैं, उसके बाद में महाजिर भी हैं ऑफ़िसर लेवल पे और बलोच भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन सिंधी बहुत ही कम नज़र आते हैं। सिंधी एक बड़ी अच्छी कौम है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ और सिंध में महाजिरों को सिंधियों से कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं रहा। जब से कोटा सिस्टम आया है, भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये सिंधी और महाजिरों के दरमियान लाइन खींची और आपने उस पे खामोशी इख्तियार की या अंदर से उनको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि सिंध में जितने कौम परस्त हैं, जितने वडेरे हैं, उनका एक भाई पीपल्स पार्टी में होता है और दूसरा भाई सिंधी कौम परस्त, सिंधी टोपी पहनकर सिंधु देश की और सिंधी
सिंधियों की हुकूक की बात करता है। और फिर आपने भी सिंधियों को आप कहते हैं अपने जलसों में पीपल्स पार्टी को करप्शन और इसके खिलाफ, लेकिन आपके ही अपने चचा, आपके अपने और रिश्तेदार वो पीपल्स पार्टी में हैं। अब आपने ये क्यों बात की मीठी-मीठी? क्योंकि आप हाल ही में कुछ साल पहले आपको बनाया गया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सेक्रेटरी जनरल। ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध की कुछ पार्टियां हैं, जिसमें कॉम्प्रेस पार्टियां भी है, फंक्शनल लीग भी है। वो उस पार्टी ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। ये एक सियासी इत्तेहाद है और उस जीडीए ने पीटीआई की हिमायत की है। उसके बदले में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बीवी को सेनेटर भी बनाया गया है पीटीआई ने। और आपको पीटीआई में, क्योंकि अब आप सपोर्ट करते हैं जीडीए के प्लेटफॉर्म से और आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप इसलिए ये मुनाफिकत की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप वो बातें करें जो आप जीडीए के जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले तक करते थे। तो ये जो स्वीट टॉक आपने की है, ये महाजरों को समझना चाहिए। ये पैदाइशी तौर पे, नस्ली तौर पे जहन में पाकिस्तान के ये खिलाफ हैं, जहनीत इनकी। ये महाजरों को कभी पसंद नहीं करते। काफ़ी पहले की बात है, सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल घूम रहा था और मैं उसका ज़्यादा ज़िक्र यूँ नहीं करता कि मेरे पास उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई कि वो सही था या गलत था। लेकिन उस आर्टिकल में ये था कि बयान किया गया था और वो अ, जो शाया हुआ तो उसमें ये कहा कि ये रसूल बख्श पलेजो ने अपने मरने से पहले ये लिखा था और कहा था कि ये आप जो है इसको शाया कर दें। और उसमें उन्होंने महाजनों से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी जिस कौम को बुरा भला कहता रहा, वो एक नहायत ही काबिल लोग थे। पाकिस्तान में उनकी बनाने में उनका एक किरदार था। और बहुत लंबा एक आर्टिकल है जिन्होंने उन्होंने बहुत ज़्यादा महाजनों की तारीफ़ें की हैं, उस कौम की और ज़बान की और सबकी। लेकिन आज तक कहीं पर भी रसूल बख्श पलेजो की अवामी तहरीक हो या एयाज़ लतीफ़ पलेजो की कौमी अवामी पार्टी और तहरीक हो या जीए सिंध हो, आपने कहीं पर भी इनके किसी भी पार्टी में बैनर्स पर इदारों में, सरकारी इदारों में कोई चीज़ उर्दू में लिखी हुई देखी नहीं देखी। आज एयाज़ लतीफ़ पलेजो साहब को उर्दू बड़ी अच्छी लग रही है। तो भाई बात ये है कि बिल्कुल सही बात है। मैं खुद अपने कई तकरीरों में कह चुका हूँ कि हमारी महाजरों की या उर्दू स्पीकिंग, हम उर्दू स्पीकिंग ही हमारा हमें शनाख्ती उर्दू स्पीकिंग से किया जाता है। हमारी तो चले मादरी ज़बान उर्दू है और ये एक हकीकत है। लेकिन उर्दू की खिदमत पाकिस्तान बनने के बाद जो ज़्यादा की है वो पंजाब ने की है। पंजाब में बड़े-बड़े दानिश्वर पैदा हुए हैं, पठानों में भी पैदा हुए हैं और ज़ाहिर है कि जिनकी मादरी ज़बान है महाजरों की, वो तो करते ही हैं उर्दू की खिदमत। लेकिन कभी आपके मुँह से नहीं सुना, आज आपने ये मसलहतन एक बयान दिया है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इनमें कोई इनकलाब नहीं आ गया इनके ज़हनों में, जो ये इतने ज़्यादा एक जिसे मीठी छुरी कहते हैं वो बनकर महाजनों की ये अब हिमायत कर रहे हैं और मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि देखें, यहाँ बात सिंधी और महाजिर की नहीं है। आम सिंधी, आम महाजिर, सिंध में बसने वाले और ज़बानों के बोलने वाले सारे बड़े अच्छे लोग हैं, आपस में मिल-जुल के रहना चाहते हैं, आपस में इंटर मैरेजेज़ हुई हुई हैं, मेरी फैमिली में हुई हुई हैं। मेरी फैमिली में सिंधी स्पीकिंग में भी शादियाँ हुई हुई हैं, पंजाबी स्पीकिंग में भी हुई हैं और सब आराम से रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंध के जो असर नासूर हैं, वो ये सियासी लीडर पीपल्स पार्टी के हैं और ये कौम परस्त हैं, जो अपनी बका के लिए, अपनी कुर्सी, अपनी लीडरी चमकाने के लिए किसी वक़्त भी अपना बयान तब्दील कर लेते हैं। आज एयाज़ लतीफ़ पलेजो को महाजरों में बड़ी खूबियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन महाजिर लीडरों में नज़र नहीं आ रही, उनको वो बुरा भला ही कह रहे हैं। तो आप इससे होशियार रहिएगा इनके। और एयाज़ लतीफ़ पलेजो साहब, मैं सुनना चाहूँगा कि आखिरी बार कब आपने पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहा? आखिरी बार कब आपने कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद कहा? क्योंकि आपके फ़ादर तो खिलाफ थे और तो बुरा भला कहते थे। उन्होंने तो टेलीविज़न पे आके गालियाँ दी, जो मैं अब वो गालियाँ रिपीट भी नहीं कर सकता इस प्रोग्राम में। महाजिरों को खुलेआम, बहुत ही यानी कि वो नशर करने वाली भी नहीं थी, वो गालियाँ दी हैं महाजनों को और जलसों में भी करते रहे हैं सारी ज़िंदगी। और आपने भी
थोड़ा-सा नरम गोशा रखा है, लेकिन आप क्योंकि सियासी आदमी हैं, आप बात कह भी जाते हैं, ताने भी देते हैं और फिर नफ़रत भी रखते हैं और आपको जहाँ मौका मिलता है वहाँ आप थोड़ी-सी तारीफ़ भी कर देते हैं। और क्योंकि आपका कारोबार तो महाजनों से चलता है, आप हैदराबाद में पले-बड़े हुए हैं, कारोबार भी, क्लाइंट भी आपके वकील हैं आप, तो आप वो ये मुनाफ़िकों वाली पॉलिसी जो है वो सिंधी अवाम को खुद सोचना चाहिए और उनको इसी सिंध में रहना है। मैं कहता हूँ कि आप कोटा सिस्टम खत्म कर दें, मेरिट सिस्टम नाफिज करें। ये जो आपने एक लकीर खींची हुई सिंधी माजिर की कोटा सिस्टम के थ्रू, इसको ख़त्म करें तो हम भी चलें अलग सूबे की डिमांड छोड़ देते हैं, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन ये तो सिलसिला 1972, 73, 74 से आप लोगों ने शुरू किया, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, सिंधी कौम परस्तों ने शुरू किया, आपने सिंधु देश के नारे लगाए, तो जाहिर है कि हम कैसे बनने देंगे सिंधु देश। और आज जब ये बात की जाती है तो अब इलाज ये है, क्योंकि ये जो 30-40 साल में आपने जो बोया है, आज आपको काटना पड़ेगा। सिंध का इलाज एक ही है, आप चाहे माने या ना माने, आप चापलूसी करें, आप तंज मारें, आप ये मीठी-मीठी बातें करें, लेकिन हकीकत ये है कि अब इस मुकाम पे आप लोगों ने पहुँचा दिया है क्यों जो महाजर नहीं चाहते थे, ना महाजरों ने कोटा सिंध से पहले कोई महाजरों का नारा लगाया। आज ये है कि अब सिंध का इलाज और सिंध की तरक्की, सिंध के सारे तबकों की तरक्की, क्योंकि सिंधियों को भी आपने गाँवों में बर्बाद करके रख दिया है पीपल्स पार्टी ने, और आप लोग उनको पीछे से साथ देते हैं। जीए भुट्टो की ना वोट आपने जाके जीए भुट्टो पर ही लगाना है, वैसे आप भले बातें करते रहें पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आपकी सियासी कॉम्पिटिटर है वो आपके सिंध में। लेकिन सिंध को दिया क्या है आपने? सिंध का इलाज 3 सूबे हैं, जिसमें कि सिंध सेंट्रल, सिंध साउथ एंड सिंध नॉर्थ। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सूबे बनाए जाएं ताकि ये सिंधी वडेरों की, सिंधी कौम परस्तों की ताकत और सियासत और गंदी सियासत से सिंधी अवाम और महाजिर अवाम, सिंध में बसने वाले पंजाबी, पठान, सराइकी जो भी तबका है उसको निजात मिले और सिंध में तरक्की हो। सिंध के हर शहर में, हर गांव में बुनियादी सहूलतें मिलें लोगों को। उसका इलाज यही है कि सिंध में 3 सूबे बनने चाहिए। फिर इंशाल्लाह किसी और मौजू पे बात होगी। खुदा हाफिज।